नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर किसानों के बीमा को ऑनलाइन करने की तैयारियां की जा रही है। सहकारिता विभाग में उच्च स्तर पर लगातार इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है। आज मंत्री उदयलाल आंजना अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। पहली ऋण राशि में से बीमा प्रीमियम काटने की तैयारी यहां पर चल रही है। जल्द ही जारी किए जा सकते हैं अधिकृत आदेश। तो आपको बता दें, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहकारिता विभाग में उच्च स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। आज मंत्री उदयलाल आंजना अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में आगे की तैयारियां की जाएगी और जल्द ही यहां पर जो फैसला लिया जाएगा वो जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें, किसानों के बीमा को ऑनलाइन करने की तैयारी यहां पर राज्य सरकार करती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर सहकारिता विभाग जो है वो लगातार इस बात को लेकर उच्च स्तर पर मंथन कर रहा है। समीक्षा बैठक भी इसको लेकर आज आयोजित की जाएगी। तमाम लोग इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे थे, उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या कुछ ऐसी चीजें यहां पर अपनाई जाए कि किसानों का बीमा ऑनलाइन यहां पर हो सके और इस दौरान किसानों को भी जो इतने दिनों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उस परेशानी से यहां पर राहत मिलती हुई दिखाई दे। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से किसानों का बीमा ऑनलाइन किया जाए। इसको लेकर लगातार सहकारिता विभाग में उच्च स्तरीय मंथन किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, समीक्षा की जा रही है कि क्या कुछ तरीके ऐसे अपनाए जाए या क्या कुछ प्रक्रिया इस दौरान रहेगी जिससे किसानों के बीमा को ऑनलाइन किया जाए। किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी यहां पर हल होती हुई नजर आए। उसी को लेकर कह सकते हैं आज मंत्री उदयलाल आंजना अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लोकेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से किसानों की बीमा ऑनलाइन करने की तैयारियां यहां पर चल रही है, मंत्री आज बैठक लेंगे, सहकारिता विभाग में उच्च स्तर मंथन चल रहा है, क्या कुछ आपको लेकर अपडेट इसमें? सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना आज जो राजस्थान के किसानों को सहकारिता विभाग फसली ऋण दिया जाता है उसको ऑनलाइन करने को लेकर एक बैठक लेंगे। वहीं हम आपको बता दें, लंबे समय से राजस्थान फसली ऋण बीमा को लेकर किसानों की शिकायत थी कि उनका जो फसली ऋण है उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर विभाग की समीक्षा बैठक यहाँ बुलाई गई है, जिसमें विभाग के तमाम अधिकारी रहेंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये स्पष्ट करते हुए कहा है कि बहुत जल्दी राजस्थान में अब विभाग के सभी कामकाज को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। साथ ही अब जो समस्या किसानों को फसली ऋण प्राप्त करने में आ रही थी उसे दूर किया जाएगा। जी लोकेश, जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों की बीमा को ऑनलाइन करने की तैयारियां यहां पर सरकार करती हुई नजर आ रही है ताकि किसान जो है ऑनलाइन यहां पर कह सकते हैं कि कामकाज कर सके और बहुत सारी जो परेशानी उन्हें आती है उनका सामना उन्हें ना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिन्हें वाकई ही ऑनलाइन कामकाज करना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बीमा की तैयारी से पहले सरकार को एक बार इस बात पर भी मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से किसानों को इतना जागरूक किया जा सके या किसानों को किस तरीके से इतना डेवलप किया जा सके कि वाकई वो यहाँ पर ऑनलाइन चीजें आसानी से कर सके। लोकेश, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए लोकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर के बड़े खतरे के बीच में पर्यटन स्थलों को खोले जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त करी है। भले ही भारत में नए मामलों में गिरावट देखी जा रही हो, लेकिन विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही की गई तो कोरोना एक बार फिर से कहर बरसा सकता है। साथ ही आपको बता दें, IMA ने केंद्र और राज्य सरकारों से कम 3 महीने के लिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की अपील करी है। केंद्र और राज्य सरकारों को भेजी गई चिट्ठी में IMA ने कहा है कि पर्यटक, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्साह सभी की जरूरत है, लेकिन कुछ और महीनों तक इंतजार कर सकते हैं। IMA अध्यक्ष डॉक्टर जे जलाल और महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि देश केवल कोविड महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से बाहर निकल रहा है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। साथ ही उपलब्ध वैश्विक सबूत और किसी भी महामारी के इतिहास में ये साफ है कि तीसरी लहर आएगी और जल्द ही आने वाली है।
IMA ने लिखा है कि भारत में टीके लगाने की गति को तेज करने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चिट्ठी में कहा गया है, ये दुखद है कि जब तीसरी लहर की संभावना बनी है तभी सरकार और जनता दोनों बेफिक्र हैं। जगह जगहों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही यहाँ पर हर कोई यही कह रहा है, स्पेशली कह सकते हैं विशेषज्ञ, कि वाकई ही सरकार और आमजन को अभी भी यहाँ पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मामले बेशक यहाँ पर कम आ रहे हैं लेकिन लहर दूसरी खत्म नहीं हुई और तीसरी को लेकर भी आशंका जताई जा रही है कि अगस्त के आसपास तीसरी लहर का पीक देखने को मिल सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ हालात? देखिए प्रीति, सबसे जो उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और सबसे बड़ी आर्थिकी जो है इसकी पर्यटन पर ही आधारित है। सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचा है अभी कोविड के दौरान, चाहे वो पिछले साल की बात करें या इस साल की बात करें, तो वो उत्तराखंड के पर्यटन रोजगार पूरी तरीके से पटरी पर उतर गया। देश विदेश के ही नहीं बल्कि जो है आसपास के जितने भी जो है पूरे, अगर हम कहेंगे दुनिया भर से तमाम यहाँ पे लोग आते हैं उत्तराखंड की खूबसूरती को निहारने। और चारों धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो ये तमाम जो है पर्यटन आते हैं। उसकी वजह से ये उत्तराखंड की आर्थिकी अपनी बहुत मजबूत होती है। लेकिन कोविड का जो असर देखा है वो उससे पूरी तरीके से पर्यटन पूरी तरीके से चौपट हो गया। पर्यटन व्यवसायियों का एकदम चेहरे मुरझाए हुए। अब वर्तमान में ये हालात एकदम वैसे ही बन गए हैं जैसे पहली लहर के बाद से, दिवाली के बाद और होली के से पहले का जो समय था। लोग बेफिक्र होकर के बाजारों में घूम रहे थे। लोगों को लगा था कि कोरोना अब खत्म हो गया है, अब इसमें कुछ तरीके का लगातार जो है कमी आएगी। लेकिन एकाएक फिर हमने देखा कि होली के आसपास से फिर से माहौल एकदम बदला और उसका दर्द हम सभी के किसी न किसी परिचित के आसपास हम सबने देखा है। अब एक बार फिर वही माहौल हो गया है कि भले ही आंकड़ा जो है कोविड का जो है 2 अंकों पे आकर के सिमट गया हो मरीजों की संख्या, लेकिन अभी भी जो है कोविड की तीसरी लहर को से हम इनकार नहीं कर सकते हैं जी। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जनरल्स हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, उन सबने चिंता जाहिर की है कि तीसरी लहर को लेकर के जिस तरीके से ये जो भीड़ फैल रही है बाजार में दिखाई दे रही है, लोगों आना जाना इतना बेफिक्र और जो तरीके से चल रहे हैं, कहीं अगर तीसरी लहर का जरा सा भी प्रकोप आया तो हालात बहुत बेकाबू हो जाएंगे और उनको संभालने के लिए ना केंद्र राज्य के पास, सरकारों के पास, ना ही राज्य सरकारों के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। तो लिहाजा क्यों ना हम इसको सतर्कता और सावधानी बरतें। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए प्रीति, मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके से कुंभ हुआ था हरिद्वार में और उसको लेकर के जो है तमाम थोड़ी सी ढील बरती गई थी, तमाम SOPs जारी की गई थी, लेकिन उसका उल्लंघन होते हुए हम सबने देखा है और विश्व के मानचित्र पे जो है हरिद्वार के कुंभ को कोविड स्प्रेडर की संज्ञा दी गई है, जिसकी वजह से सरकार की भी काफी जो है शीशा लेदर हुई है, सरकार की भी छवि काफी कमजोर हुई। अब यहाँ पे इसी तरीके के हालात फिर से बन रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होती है सावन महीने में और तमाम देश भर के तमाम कांवड़िया यहाँ आते हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेते हैं और लेकर के अपने अपने राज्यों को रवाना होते हैं। तो उसको कांवड़ यात्रा को लेकर के हालांकि अभी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं पुष्कर सिंह धामी, उन पर तमाम दबाव है कि इसको आप खोला जाए। देखिए भूपेंद्र, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, स्पेशली कह सकते हैं कि सरकार या प्रशासन की गलती से कह सकते हैं या लापरवाही कह सकते हैं कि सरकार को जिस तरीके से कहा गया था, अगर हम नैनीताल की बात करें तो 300 लोगों के पर्यटकों की वहां पर व्यवस्था की गई थी, पहुंच गए वहां पर 6000। कह सकते हैं कहीं ना कहीं वाकई सरकार और प्रशासन की मॉनिटरिंग में यहाँ पर कह सकते हैं गलती एक तरह की देखने को रह पाई है, जिसकी वजह से सरकार यहाँ पर तमाम तरीके से वो तैयारियां नहीं कर पाई या तैयारियां अगर की गई है तो वो सख्ती यहाँ पर नहीं दिखा पाई, जिसकी वजह से 300 की जगह 6000 लोग पहुंच गए। प्रीति, आपने बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए अभी जो है कल SOPs जारी हुई है उत्तराखंड के अंदर, जो चीफ सेक्रेटरी है SS संधू, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पर्यटक स्थल है उत्तराखंड के लिहाज से सबसे बड़ा पर्यटक स्थल नैनीताल है और मसूरी है। वहाँ पे के जिला अधिकारियों को इसके अलावा तो तमाम छोटे पर्यटक स्थल है, उन सभी जगहों पे DMs को ये अधिकृत कराया गया है कि DM अपने हिसाब से देखे कि अगर उनके पास पर्याप्त इंतजाम होते हैं तो पर्यटकों को आने दें और अगर ऐसा लगता है तो वो उन स्थानों पर रोक लगा सकते हैं। हालांकि
प्रदेश सरकार को ये भी देखना है कि रोजगार की दृष्टि से जो है कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से कहीं चौपट ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कोविड की तीसरी लहर को भी ध्यान में रखना है, आने वाले लोगों को भी सुरक्षा देना है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जो है किसी प्रकार के जो है संक्रमण से उनका भी बचाव करना है। और इन सबके बीच में हमें ये देखना है कि हमारी उत्तराखंड के अंदर, उस जिले के अंदर किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास मौजूद है। देखिए, पहाड़ की अगर बात करें तो पहाड़ों में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर नहीं है। बिल्कुल। किसी उत्तराखंड के किसी भी बिल्कुल भूपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ में जो हालात यहाँ पर दिखाई दिए हैं, ये नहीं कह सकते कि सरकार प्रशासन ने कोशिश नहीं करी, कोशिश यहाँ पर करी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात यहाँ पर दिखाई दिए हैं उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई सरकार और प्रशासन को और भी यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरोहित जी, जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से ये फैसला लिया गया है, या कह सकते हैं सरकार और प्रशासन को आगाह उन्होंने किया है कि लगभग 3 महीनों तक अभी और यहां पर कड़ाई से जो भी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है कोरोना को लेकर, इसका अभी सरकार और प्रशासन और सख्ताई से पालन करवाए। आप इसे कैसे देखते हैं? सही कह रही है प्रीति कि कोरोना के जो तीसरी लहर की संभावना है पूरी दुनिया में व्यक्त की जा रही है, और एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि आने वाला वक्त है इतना आसान नहीं होगा, सहज और सरल नहीं होगा, लिहाजा सावधानी बरते जाने की जरूरत है। अब जो मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को एक जो चिट्ठी लिखी है जिसमें कि उन्होंने एक सावधानी बरतने की जो सलाह दी है, निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। कारण यह है कि पिछले 1.5 साल से जो है पूरी दुनिया कोरोना की त्रासदी से जो प्रभावित हुई है, इसमें सभी जो जीवन के पहलू है वो प्रभावित हुए हैं, और खास करके देश और दुनिया में जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिसको हम टूरिस्ट कहते हैं, वो भी एक जगह पे घरों में कैद से रहे हैं। लिहाजा देखा जाए तो अब चूंकि कि सावन का महीना लगने वाला है, और सावन के महीने में तीज और त्योहार जो है ज्यादा होते हैं, खास करके सावन का सोमवार के जो मेले, तीज त्योहार जो हर गांव गली मोहल्ले में दिखाई देते हैं, और खास करके राजस्थान की ये पहचान यही है। आर्ट और कल्चर के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। तो जो विदेशी सैलानी है वो तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो घरेलू पर्यटक है, खास करके जो राजस्थान के लोग हैं और जो शहरों में रहते हैं, वो जो है इन तीज त्योहारों में जो शामिल होंगे, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, तो ये चिंता का विषय जरूर बनता है। और खास करके अभी पिछले 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो सैटरडे और संडे जो है छुट्टी का मूड होता है, और पर्यटक स्थलों पर जिस तरह की भीड़ देखी गई थी वह भी चिंता का विषय रहा है। चाहे वो आमेर हो या जयगढ़ हो या आपके अल्बर्ट हॉल या जंतर मंतर, ये जो सारे जो पर्यटक स्थल है वहां पर लोगों की जो आवाजाही पिछले दिनों में ज्यादा देखी गई है। इसी कारण से जो है मेडिकल एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन कह लो या सलाह दी है कि पर्यटक स्थलों को भी अभी नियंत्रित किया जाना की जरूरत है, और नियंत्रण में सरकार ने अपनी तरफ से जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें भी यह साफ और स्पष्ट कहा गया है कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए पर्यटक स्थलों को खोला जाए। लेकिन घूम फिर के वही बात आकर अटकती है कि सेल्फ जो एक आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण की जब बात होती है, तब जब ये खुली छूट मिल गई लोगों को आने जाने की, तो पिछले दिनों देखा ही है, इसका असर कहीं न कहीं दिखाई देगा। लिहाजा सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए वह अपने जो संसाधनों का जो उपयोग किस तरह से ऑप्टिमम स्तर पर कर सके, वो अपना तैयारी करती रहती है, और ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब तीज त्योहार का माहौल हो, मौसम अनुकूल हो, और सावन का महीने में अमूमन तीज त्योहार ज्यादा होते हैं, जैसे कि जो महादेव के जो मंदिरों में जो जलाभिषेक की है, कांवड़ यात्रा की बात कर लो, तो ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें जो भीड़ जो आती है, लोग जो कांवड़िए जो लेके चलते हैं जल, जहाँ जैसे गलता से निकलेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि यह जो वक्त है अभी वह पूरी तरह से जो है काबू में नहीं आया है। लिहाजा हर व्यक्ति को अपने तरफ से अनुशासित रहकर
इस कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए। बिल्कुल रमेश जी, कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और आमजन तीनों को यहाँ पर एक बार पहले की तरह जागरूक होना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर कह सकते हैं कि बाकी तीसरी लहर जो है उससे यहाँ पर आसानी से बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, यूपी से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रसेन, जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां से भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि वाकई ही यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो बयान जारी किया गया है, या उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि लगभग 3 महीने के लिए और यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उन्हें पहले की तरह बंद कर दिया जाए, या तमाम यात्राएं, या कह सकते हैं कि जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं उन तमाम आयोजनों को यहाँ पर रद्द किया जाए। आप इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की जो लापरवाही फिलहाल कुछ दिनों में दिखाई दी है, अगर हम बात करें उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थल जो है वहां पर जिस तरीके से लोग लगातार पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ये बात कहनी पड़ी? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए आईएमए ने प्रधानमंत्री और सभी राज्य सरकारों को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा गया है कि कोरोना से जो बचाव के लिए सुरक्षा के उपाय थे अभी कम नहीं करने चाहिए। पर्यटन, तीर्थ स्थलों का भ्रमण और धार्मिक यात्राएं जरूरी हैं, लेकिन मौजूदा समय में ये उचित नहीं। ऐसे आयोजनों के लिए कम से कम अभी 3 महीने का इंतजार और करना चाहिए। और जिस तरह की खबरें और जिस तरह के विजुअल्स आप देखिए पूरे देश भर से आ रहे हैं, तो उसमें आप देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ी पड़ी। उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, किसी भी तीर्थ स्थल या पर्यटन की बात करें, आपको ध्यान होगा कि मनाली की एक फोटो जमा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। उसमें आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। एक समय वो था कि जब हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, आज वो समय है कि लोगों को होटल्स में रूम नहीं मिल रहे हैं। तो इतनी जल्दी जो जनता भूल जाएगी कि इतनी बड़ी तबाही आई है और उसके बाद इस तरह से घर से लोग निकलेंगे, तो ये अपने आप में बहुत घातक होगा। देखिए विशेषज्ञ की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि कोरोना का संक्रमण अभी की दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और उत्तर पूर्व के कई राज्य ऐसे हैं प्रीति जिसमें मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए आईएमए ने ये प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्य सरकारों से कहा है कि थोड़ा सा सावधानी जरूरी, 3 महीने का इंतजार करें। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ की इजाजत दे दी है। ये अपने आप में, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है, हालांकि इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि कांवड़ यात्रा की इजाजत न दी जाए। ये अपने आप में सराहनीय काम है। और जिस तरह की चिट्ठी में बात लिखी गई कि धार्मिक यात्राएं जरूरी हैं, धर्म जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। इंसानियत की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है और सबसे प्राथमिकता इसी को मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं चंद्रसेन, आपको नहीं लगता कि वाकई टीकाकरण की रफ्तार जिस तरीके से कम यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि तीसरी लहर को लेकर तमाम लोग डरे हुए हैं? कि बिल्कुल, देखिए टीकाकरण की जिस तरीके से बात करें कि उसमें धीमा आ गया, क्योंकि एक समय लोगों के मन में डर बैठा था कि कोरोना की चपेट में वो आ जाएंगे, उनकी जान को खतरा है। लेकिन जैसे जैसे संख्या घटती जाती है वैसे वैसे इंसान भूलता चला जा रहा है कि उसको लग रहा है कि ये दूसरी लहर खत्म हो गई। पहली लहर के बाद सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई, दूसरी लहर बहुत घातक हो गई और अभी तीसरी लहर के साथ में तमाम तरह के ऐसे वेरिएंट आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट की बात करें, तमाम तरह के ऐसे आ रहे हैं जो लगातार इंसानियत के लिए, उसके धर्म के जो है वो कभी भी निभाया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा वक्त है। लेकिन इस समय अपनी जान बचाना और जान को जोखिम में डालना सबसे बड़ा प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए चंद्रसेन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही भूपेंद्र आपका भी और पुरोहित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मानसून की एंट्री हो गई है और आज सुबह दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात होने से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। मौसम खुशनुमा होने से लोगों ने गर्मी से राहत ली है। बीते कई दिनों से झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे, जिससे कि पहले सोमवार की अगर बात करें तो वहां पर भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के जैसलमेर और श्री गंगानगर तक पहुंचा है, जिसके बाद में दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में कहीं पर थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिली। लेकिन देर रात को गुरुग्राम में बरसात होने से लोगों के चेहरे काफी खुशी से खिले हुए दिखाई दिए। तो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो वहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है और उसके साथ ही कल काफ़ी बरसात वहां पर देखने को मिली। आज सुबह की अगर बात करें तो आज भी वहां पर
बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चलने की खबरें वहां से सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास की अगर बात करें तो हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात देखने को मिली है। कल रात भी बरसात वहां पर देखने को मिली थी, जो गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उस गर्मी से फिलहाल बरसात होने से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और कह सकते हैं कि वाकई ही हर कोई मानसून का इंतजार कर रहा था, तो वो इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मानसून की पहली बरसात की अगर बात करें तो कई राज्यों में वो आफत लेकर भी आई है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी बादल फटने से कुछ लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें, अगर जिस तरीके से राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर से भी 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी जब अचानक से बिजली वहां पर गिरी थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात होने से लोग काफ़ी खुशनुमा मौसम होने से उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत जगह ऐसी भी है जहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। पानी वहां पर भर गया है, निकासी का कोई स्थान नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम निचले इलाके ऐसे हैं जो लोग वाकई चाहते हैं कि बरसात तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी यहाँ पर कुछ ऐसे इंतजामात करे कि जो निचले इलाके हैं वहां पर बरसात होने से डूबने के कगार में ना आए। लेकिन वहां पर भी प्रशासन की ओर से कोई काम नहीं किया गया। बहुत सारे नाले ऐसे हैं जो कि बरसात से पहले साफ करवाने थे। सरकार को पता था कि मानसून आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वह नाले साफ नहीं किए गए, जिसकी वजह से बहुत जगह आफत तो बहुत जगह राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले जापान की राजधानी में सोमवार से 6 सप्ताह का आपातकाल लागू कर दिया गया है, जो कि 22 अगस्त तक लागू रहेगा। यहां पर कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अस्पतालों के बिस्तर अब धीरे धीरे भरने लगे हैं। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद में ये चौथी बार ऐसा हुआ है जब टोक्यो में आपातकाल लागू किया गया। नए आपातकाल का मुख्य लक्ष्य बार और रेस्टोरेंट में परोसी जाने वाली शराब को रोकना है, क्योंकि अधिकारी चाहते हैं कि लोग सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने की जगह घर पर रहें, टेलीविजन पर इन खेलों का लुत्फ उठाएं। स्टेडियम में प्रशंसकों के नहीं होने से इसका 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक पर भी काफी असर दिखाई देगा। नए प्रतिबंधों के बाद में प्रशंसक इन खेलों को सिर्फ टेलीविजन पर ही अब आने वाले दिनों में देख पाएंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।